हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाठक जी। तो जैसे कि आज हम लोग 12वीं की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि इसके पूर्व में हमने भाग 1 में क्या देखा, हमने रिप्रोडक्शंस के बारे में सीखा और हमने पूरे टाइप्समेंट के बारे में सीख लिया। जियो में जनन यानी कि पहला जो भाग है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। यानी कि जो हम लोगों ने इसके पूर्व में पढ़ाई की, यानी कि भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा वो आपको पता है। जैसे कि हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भाग 1 के अनुसार हम लोगों ने जो चैप्टर को चूज किया है वो है जियो में जनन। क्या भैया? जियो में जनन, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शंस इन लाइफ या इन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हम इसके पूर्व में पढ़े थे, हमने क्या देखा, जीवन अवधि क्या होती है, जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या हैं, सो वन टाइप्स के बारे में हमने क्या किया था, सीखा था उसके पूर्व की क्लास में। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है, 12वीं की ये क्लास है, एक बार फिर से आप जान लीजिए, 12th क्लास को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर है जियो में जनन। और इस जियो के जनन के साथ हमने भाग 1 के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया जो हमारे जियो में जनन के बारे में बताता है। ठीक है ना। अब जियो के जनन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, आगे का पॉइंट की बात अगर हम करेंगे तो वो होगा कि प्रकार, यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बातें की थी वो आप हमारे अगले फर्स्ट वाले वीडियो में यानी कि पहले भाग में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अब जो आज का जो भाग है वो भाग है भैया 2, यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भाग 2 के बारे में क्या करेंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं, भाग 2 के बारे में जानेंगे और इसमें जो पढ़ेंगे जियो यानी कि रिप्रोडक्शंस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भैया। यानी कि टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि जियो में जनन का जो महत्वपूर्ण भाग है वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है जनन के प्रकार। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। सो प्लीज़ चलें देखते हैं। इसको हम एक साइड पर रख देते हैं, आगे की तरफ पढ़ाई करते हैं। चलिए, अब ये देखेंगे कि प्रकार कितना होता है, यानी कि जियो में या जनन के प्रकार कितने होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, हम बात करने वाले हैं कि जियो में, सॉरी मैं इसको आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस पर कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा है और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इन लिविंग विंग्स में टाइप्स क्या होता है, तो हम पढ़ने वाले हैं जनन के जनन के प्रकार। ओके भैया, जनन के प्रकार, जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था, जनन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने भैया? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, पहले की बात करें, तो पहला पॉइंट होता है जिसको कहते हैं दैट इज अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं भैया? अलैंगिक जनन कहते हैं। सॉरी, दैट्स इन दिस। चलिए, हाँ बात करते हैं किसकी। पहला पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे को कहते हैं कायिक जनन। दिस इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट ऑर्गन, कायिक जनन। ओके। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, और एक बात ध्यान रखना माय डियर, ये जो कायिक जनन होता है, इस कायिक जनन को हम एक भाषा में जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दैट इज प्राकृतिक कायिक जनन। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगले पॉइंट व्यू की यदि बात करें तो अगला पॉइंट हमारा कहता है वो होगा, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं भैया? लैंगिक जनन। यानी कि मेरा तीसरा पॉइंट हुआ जिसको कहेंगे लैंगिक जनन। और आज हम पहले बता देते हैं कि आज जो हमारी क्लास होगी वो अलैंगिक पर होगा
और कायिक पर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये देखते हैं क्या अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं, क्या कायिक जनन के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या भैया, कायिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चल इसको थोड़ा हम पीछे की तरफ खींच लेते हैं, इसको थोड़ा हम पीछे की तरफ शॉर्ट कर देते हैं जी। चलिए, तो हम बात क्या करने वाले हैं, अलैंगिक, यानी कि अलैंगिक के टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। पहले तो ये जान लो, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, अधिकांश जंतुओं में, क्या मैंने कहा था, अधिकांश जंतुओं में, एक मिनट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, लिख सकते हैं अधिकांश, लिख सकते हैं अधिकांश, अधिकांश जंतु, अधिकांश जंतुओं में, अधिकांश जंतुओं में प्रजनन, क्या मैंने कहा, प्रजनन की क्रिया के लिए सनिषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलना अनिवार्य है। ठीक है भैया, यानी कि प्रजनन की क्रिया, हम कह रहे हैं प्रजनन की क्रिया के लिए सनिषेचन की क्रिया के लिए, सॉरी सनिषेचन, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सनिषेचन, सनिषेचन, सनिषेचन शुक्राणु, यहाँ पे मेन पॉइंट यही है भैया, शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के अकॉर्डिंग, शुक्राणु, और दूसरा पॉइंट होता है जिसको कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं भैया, अंडाणु, यानी कि अंडाणुओं का मिलना, क्या मैंने लिखा, अंडाणुओं का मिलना क्या है, अनिवार्य है। क्या मैंने लिख दिया, अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें बिना सनिषेचन के प्रजनन हो जाता है, इस क्रिया को अनिषेक जनन या अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या इस बात को हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं क्या कहने का अर्थ है, तो हम एक पॉइंट में ये भी सीख सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं, जान ये सकते हैं कि जब हम लिख सकते हैं, जब किसी, हमने दिया जब किसी का जन्म, जब किसी का, ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी का जन्म, जन्म दैट इज अ वॉट, यानी बॉर्न की बात कर रहे हैं, जन्म एक, जन्म, जन्म एक ही जनक, मैंने दिया एक ही जनक के शरीर से, क्या दिया मैंने, जनक के शरीर से, शरीर के किसी 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 भाग से होता है, किसी भाग से होता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, भाग से होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल मिलेगा अमीबा, ठीक है ना, तो हमारा मतलब ये हुआ ऐसे जनन जिसका जो प्राकृतिक जन्म हो वो किसके हो, एक ही हो, जिसमें हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जिसमें नर यो मादा की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, चलिए ये तो हम बात क्या कर लिए, सीख लिए। अच्छा, आगे की अगर हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि हमारा अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है। ठीक है जी भैया, अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है, तो ये देख लेते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या हैं ये देखेंगे ध्यान में। तो पहला पॉइंट आता है जिसको कहते हैं विखंडन, दैट इज विखंडन।
दूसरी अगर बात करें तो उसे कहते हैं मुकुलन। दिस इज वर्डिंग, मुकुलन। ओके, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा कहलाता है खंडन। क्या कहलाता है भैया? खंडन। और अगर हम यहीं पर बात करना चाहें, दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की यदि बात करते इसे कहते हैं विजाणु जनन। क्या कहते हैं भैया? विजाणु जनन, विजाणु जनन। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आता है कि कायिक जनन के प्रकार क्या हैं। कायिक जनन के कुल कितने प्रकार होते हैं? जी भैया ना, कायिक जनन की यदि हम बात करें तो कायिक जनन की जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है उसको हम ध्यान देंगे तो कायिक जनन प्राकृतिक जनन में दो प्रकार होते हैं। एक को तो हम कहते हैं भैया, एक को कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरे पॉइंट को कहते हैं जिसका नाम होता है कृत्रिम कायिक जनन। क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। बात हमारी समझ पा रहे होंगे सब, ठीक है ना? अच्छा, प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन का अर्थ होता है जिसमें क्या हो? तने हो, क्या हो? जड़ हो, और क्या हो? पत्ती हो। इस जनन को हम कैसा जनन कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और अगर कृत्रिम कायिक जनन की बात करें, आर्टिफिशियल कायिक जनन की बात करें, वह जनन जो प्राकृतिक के अनुसार ना हो, कहने का अर्थ हो जिसमें मनुष्य का कार्य हो या मनुष्यों के द्वारा जनन करवाया जाए, उसे कहते हैं कायिक जनन कहते हैं, यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, कृत्रिम कायिक जनन के कुछ विशेष भाग होते हैं। कृत्रिम कायिक जनन के कुछ विशेष भाग हैं। कौन कौन से हैं? जरा ध्यान देते हैं। ध्यान देने के बाद क्या देखेंगे, ये बात आप नोट करेंगे कि कृत्रिम कायिक में कुछ प्रकार हैं। जैसे आपको हम बता दें, एक होता है ग्राफ्टिंग। क्या होता है भैया? ग्राफ्टिंग। अभी कुछ देर में हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है। सॉरी, दैट इज ग्राफ्टिंग। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, ग्राफ्टिंग। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कहलाता है कलिका रोपण। क्या कहलाता है भैया? कलिका रोपण, कलिका रोपण कहलाता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा कहलाता है कलम लगाना, यानी कि कलम लगाकर, ठीक है ना? कलम लगाना, ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो और भी पॉइंट होते हैं जिसको कहते हैं दाव लगाना। क्या कहते हैं? दाव लगाना। क्या हो गया? दाव लगाना। अगर हम और भी बातें करें तो अगला पॉइंट होता है जिसको कहते हैं गूठी, ठीक है ना? गूटी बांधना। अभी बाद में सीखेंगे, परेशान ना हो आप लोग कि क्या क्या अर्थ इसका है, ठीक है ना भैया? गूटी बांधना, ETC लिख सकते हैं, एटसेट्रा के बारे में जान सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हमारी शेष जो बातें थी, हमने क्या देखा? हमने ये बात ध्यान में रख ली। हमने क्या ध्यान दिया कि जनन के प्रकार में एक पॉइंट तो मेरा मिल गया अलैंगिक जनन, दूसरा मिल गया कायिक जनन, तीसरा मिल गया लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के भी कुछ प्रकार हैं, तो लैंगिक जनन को आज हम नहीं पढ़ने वाले, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? आज हम यही दो जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसी पर हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। अगर कोई पूछ ले हाउ मेनी टाइप आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो आप बोल सकते हैं देयर आर वेरियस टाइप, या बोल सकते हैं देयर आर सम टाइप ऑफ फर्स्ट इन विखंडन। पहला हो गया विखंडन, दूसरा हो गया मुकुलन, तीसरा हो गया बीजाणु जनन, एक और होता है जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने आई थिंक छोड़ दिया है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं, अगले पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं एक होता है जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पुनरुद्भवन कहते हैं, दैट इज पुनरुद्भवन, दैट इज पुनरुद्भवन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे अलैंगिक जनन के प्रकार। और हम कायिक जनन की बात कर लेते हैं भैया। कायिक जनन में क्या क्या देखने को मिला? तो कायिक जनन में एक तो मिल गया प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें से मेरे क्या क्या आ रहे हैं? दैट इज तना आ रहा है, पत्ती आ रही है, जड़ आ रही है। मतलब ऐसा जनन जिसमें तने, पत्ती एवं जड़ के माध्यम से होता है, ऐसे जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। बट नोट डाउन करके रखना
कि इसमें इन तीनों पर्टिकुलर की जो बातें हो रही हैं, या तो इसमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबल तना होगा, या रिस्पॉन्सिबल पत्ती होगी, या जड़ होगा। कहने का अर्थ था कि ये तीनों साथ एक साथ में कार्य नहीं करेंगे, या तो ये पत्ती का जनन पत्ती के साथ जनन हो, या तो इसमें जड़ के साथ हो, या अगला पॉइंट जिसको कहते हैं उसको कहते हैं तने। यानी कि इन तीनों का जो ब्रांच है वो अलग अलग माध्यम से अपने जनन को क्या करे, रिप्रोड्यूस करे। ऐसे जनन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट ऑर्गन कहते हैं। तो चलिए ये बात तो हमने क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक है भैया, अब हम आपको क्या दिखाने वाले हैं आज जो हम पढ़ेंगे। पहला क्या, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। चलो अच्छा, हम आपको ये बता देते एक साधारण सी परिभाषा, जैसे अभी आपने को मैंने कुछ देर पहले बताया था लिखकर कि इसकी जो भाग है, डैट इज इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो आपको मैंने बताया था अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए आपको लिखा हुआ है। इसको हम एक शार्ट व्यू करके दिखाते हैं, जिससे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट व्यू आपको हम देते हैं जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है ना। ओके, जैसे कि आपके सामने ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, मैंने पहले भी कह दिया था, जीव में जनन। ये आपके सामने है रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एक है आपका अलैंगिक जनन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन एंड बीजाणु जनन। ठीक है भैया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिया है कायिक जनन। तो कायिक जनन में आपको देखने को मिल रहा है दैट इज अ प्राकृतिक कायिक जनन। फिर आपको यहाँ पे मैंने तना लिखा है, जड़ लिखी है, पत्ती लिखी है, आदि से जनन के बारे में सीखा है। ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की कृत्रिम कायिक जनन। तो पहले क्या लिखा है, पहला लिखा है ग्राफ्टिंग, फिर लिखा है कलिकारोपण, फिर लिखा है कलम लगाना, फिर लिखा है दाब लगाना, गूठी बांधना, आदि से जनन। और मैंने पहले से कह दिया था लैंगिक जनन जो है, इसके बारे में हम आज की क्लास नहीं लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ेंगे हम भाग 3 में पढ़ेंगे। सिर्फ आज अभी हम पढ़ रहे भाग 2 में, एक तो पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन, दूसरा पढ़ने वाले हैं कायिक जनन। ठीक है। तो अब हम पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विखंडन। यानी कि विखंडन किसे कहते हैं, यानी कि हम पहला क्या प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, फिजन पढ़ने वाले, विखंडन पढ़ने वाले। यानी कि फिजन क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट फिजन किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम इस फिजन को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जैसे कि हमने आपको एक स्क्लोरन के माध्यम से पहले भी बता दिया कि जो हम यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो प्रकार पढ़ रहे हैं अलैंगिक में, और जो पहला मेरा पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दिया है, फिजन का। यानी कि पहला जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं फिजन। यानी कि हम, इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हुआ विखंडन। क्या हो भैया, विखंडन हुआ। ओके, विखंडन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम आपको पहले एक बात बता दें कि विखंडन भी भैया 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया, विखंडन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हम कहते हैं द्विखंडन, यानी कि द्विविखंडन। पहले पॉइंट की यदि बात करें तो पहला होता है द्विविखंडन। क्या होता है, द्विविखंडन होता है। ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं दैट इज, इसको कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। क्या कहते हैं भैया, बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है ना। द्विखंडन यानी कि द्विविखंडन को अगर हम इंग्लिश में जानना चाहें तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि बहु लिखा है, बहु का मतलब हुआ मल्टीपल, यानी कि इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको बात क्या करनी है, जाननी है। अच्छा, पहले तो ये जान लेते हैं विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन होता क्या है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, इसकी टाइप्स की। ठीक है भैया। चलो हम देख लेते हैं कि फिजन यानी कि विखंडन कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम जानना चाहें तो ये जान सकते हैं, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। फर्स्टली मैंने क्या कह दिया कि यह यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय में पाया जाता है। एक कोशिकीय में क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है।
पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या आसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो, मैंने क्या कहा, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या आसूत्री, देखो एक बात ध्यान में रख लेना माय डियर कि यहाँ पे सूत्री की यदि बात हो रही, एक होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है भैया? समसूत्री। सम मतलब बराबर, सूत्री मतलब गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो बराबर बराबर, यानी कि अगर 46 गुणसूत्र हमारा हो तो अगर समसूत्री की बात करें तो जो आने वाला हमारा कोई रिप्रोड्यूस ऑर्गन हो उसके गुणसूत्र का जो 46 है वो आधे के रूप में जाकर सम यानी कि बराबर मात्रा में जाए। सम को हम डायरेक्टली अलैंगिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है जिसको कहते हैं हम अर्धसूत्री, एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, एक को कहते हैं अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n/2, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अ सेल से मतलब है, तो अर्ध मतलब आधा और सूत्री मतलब गुणसूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे 46 होगा तो इसका आधा 30 + 30 मतलब हो गया नर होगा, एक क्या होगी, मादा होगी। तो अर्ध, तो यहाँ पे इससे मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे ये बताने वाले थे विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं नए जीव बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। चलो इसकी डिफिनेशन को लिख कर देखते हैं। ये आपके सामने जो मैंने परिभाषा लिखी है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। मैंने क्या दिया है, फिजन, डेट इज टाइप ऑफ अ फिजन। फिर उसके बाद हमने क्या दिया है, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं नए जीव बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक है भैया। अब हमने पहले भी कह दिया है कि विखंडन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो जरा ध्यान देते हैं। ये आपके सामने मैंने क्या कह दिया, विखंडन 2 टाइप्स होते हैं। एक को मैंने दिया विखंडन, दैट इज यहाँ पे हम जानने वाले हैं विखंडन के प्रकार, टाइप ऑफ फिजन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मेरा बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन, यानी कि एक होगा द्विखंडन और एक होगा बहुखंडन। अच्छा, अगर हम बात करें विखंडन में, द्विखंडन बाइनरी फिजन किसे कहते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं, द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें? एक कोशिकीय में होता है, जिसमें जीव दो सामान्य भागों में बांटे जाते हैं। जैसे आपको पता होगा ना, अमीबा जो होता है, अमीबा का जो चलचित्र होता है, सपोज कर लो कि ये अमीबा है, ये अमीबा है, दैट ये अमीबा है, तो इसके 2 पॉइंट से निकलेगा तो सेम अमीबा आती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, द्विखंडन। मतलब एक ही शरीर से क्या हो जाए, उस शरीर का खंडन होकर नए क्लोन के रूप में बदल जाए या उसका फिजन हो जाए, उसे कहते हैं द्विखंडन। और बहुखंडन यानी कि जो मेरा द्विखंडन की स्पेशलिस्ट, अगर इसकी क्या कहते हैं, हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या होता है, प्रोटोजोआ जितने भी फाइलम होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुए, वीजी हुआ मतलब हरे रंग के शैवाल हुए, हाइड्रा तथा आदि द्विखंडन होते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, अगर बहुखंडन की बात की, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है, मल्टीपल में। तो जैसे हम इसको एक डिफिनेशन लिखकर देखते हैं, ये आपके सामने मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं। जैसे मैंने किया है फिजन, सो दैट यहाँ पे आपको राइटिंग है, तो मैंने क्या कहते हैं, द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें दो जीव दो सामान्य भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने दिया है दैट इज अमीबा, तो अमीबा आप क्या देख रहे हो, जैसे मान लो मेरे प्रिय छात्र, ये मेरा था अमीबा, अमीबा के बीच में क्या हुआ, कुछ सिस्टम्स हुए जिसमें से इसकी बॉडी रिप्रोड्यूस हो गई और सामान्य रूप से इन दोनों का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, जिसके कारण ये दो अलग अलग क्या हुए, अमीबा का निर्माण कर पाए। अर्थात ये हुआ सम, यानी कि अलैंगिक पढ़ रहे हो, जिसमें नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब विपरीत लिंगों की जरूरत नहीं है, जो स्वयं से ही अपने लिंग का निर्धारण करती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया,
अलैंगिक कहते हैं। तो जैसे अमीबा आप देख रहे हैं तो ये सेम थे, तो इसमें कुछ कंडीशंस बदली और कंडीशंस बदलने के बाद रीजन ये है कि केंद्रक था, केंद्रक के बीच में खंडन हुआ और खंडन होने के बाद ये दोनों एक नए अमीबा का निर्माण कर लिए। और ध्यान में रखना, जो अलैंगिक के रूप से सिस्टम बनता है उसे कहते हैं क्लोन। ये बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें जीव दो सामान्य भागों में बंटता है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बंटता है, जिसमें ये आपको मैंने बता दे, इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री, सम मतलब मैंने क्या कहा, बराबर, सम मतलब बराबर, कुछ देर पहले बताया था, समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रों में बांटता है। ये जैसे आपका केंद्रक है जिसे न्यूक्लियस बंटता, और उसके बाद कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बंट जाता है, जिसमें दोनों संतति कोशिकाएं दो नए जीव बनाती हैं। दो नए जीव तो बनाती हैं, लेकिन किसके, सेम ही प्रॉपर्टीज के। ये नहीं कि ये अमीबा था तो यहाँ पे बैक्टीरिया बन गया, जी बिल्कुल नहीं, सेम मतलब दो संतति कोशिकाएं दो नए जीव बनाती हैं। जब ये केंद्रक था, केंद्रक बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहाँ से इसके दो रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स बन जाएंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, ये हो जाएगा द्विखंडन। अच्छा, इसके एग्जाम्पल को जरा ध्यान दे लें। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भैया, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैंने पहले कह दिया था, दैट इज प्रोटोजोआ। पहला होगा प्रोटोजोआ में जो भी, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्रोटोजोन्स हो, प्रोटोजोन्स का मतलब होता है यूनिसेलुलर। आप 11th क्लास में एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम, दैट बैक्टीरिया, सो ऑन प्रकार के ये आपके क्या हैं, बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट ये है कि विखंडन में जो द्विखंडन थे, द्विखंडन का मैंने प्रकार पढ़ा, जिसमें से मैंने कहा था विखंडन के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स को मैंने क्या कह दिया था, एक टाइप्स को मैंने द्विखंडन कहा और एक को मैंने कह दिया था मल्टीपल फिजन कहा था। तो दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस पर ध्यान दें। ये आपके सामने जो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपकी बातें हो रही हैं, ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है भैया। जैसे बहुविखंडन क्या है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है जब इनका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है और इस प्रकार एक ही जीव से बहुत से संतति जीव बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है ना भैया। क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम हो गया। अमीमा में भी होता है, मलेरिया। एक एग्जाम्पल और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा मलेरिया, ठीक है ना भैया, मलेरिया, दैट इज मलेरिया होता है जो कि परजीवी होती है, ठीक है ना, परजीवी। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ध्यान दे दीजिएगा, एक एग्जाम्पल आपके नीचे दिखाई पड़ रहा है प्लाज्मोडियम, एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल का नाम है, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, उसमें ये भी आ सकता है, जिसको हम कहते हैं अमीबा, ठीक है। अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है, वो होगा मुकुलन, दैट इज वर्डिंग के बारे में हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये आपके सामने है मुकुलन। तो मुकुलन को हमने क्या देखा, मुकुलन में आप देख सकते हो, मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीव या जीवी में होता है। इसमें जीव में छोटी सी संरचना उभर के रूप में बनती है, इसे मुकुल बड कहते हैं तथा इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं, ठीक है ना भैया। क्या कहने का अर्थ हुआ, मुकुल यानी कि अपने ही शरीर के किसी भी अवरुद्ध भाग को क्या करे, जैसे ये है ना आपका बड, ये बड क्या होगा, ये टूट जाए और कहीं पर ये जाके रिजनरेट हो जाए, इसे कहते हैं मुकुलन। यानी कि बड का टूट कर किसी क्षेत्रफल में उसका जनरेशन या उसका जनन हो जाए या उसमें रिप्रोडक्शन हो जाए, उसे कहते हैं मुकुलन। अच्छा, बात किसकी होगी, बात होने वाली है एग्जाम्पल की, यानी कि मुकुलन के एग्जाम्पल क्या होते हैं भैया। मुकुलन के एग्जाम्पल की यदि हम बात कर रहे हैं तो मुकुलन के एग्जाम्पल पर फोकस कर लें, ठीक है।
मुकुलन का अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो आपके सामने एक यहाँ पे फिगर दिखाई पड़ रही है, ये आपको फिगर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये तो सबसे पहले एग्जाम्पल यही जान लीजिए, इस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं भैया, हाइड्रा कहते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। ठीक ना भैया, एक तो मेरा हो गया हाइड्रा, एक हो गया ईस्ट। यहाँ पे सामने आपको क्या पड़े दिखाई पड़ रहे हैं, हाइड्रा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मुकुलन। अगला पॉइंट अगर बात करें तो मुकुलन के बाद हमारा आता है जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके सामने है रीजनरेशन। मैंने क्या कहा, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देने की क्या बात है भैया, रीजनरेशन जो कहते हैं, जैसे बात हो जाए, जैसे ये मैंने दिया है, ये आपके सामने ये है प्लेन एरिया, क्या है, ये है आपका प्लेन एरिया। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके विभाजन होते हुए चले जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपको इसको आप लगातार ऐसे डिस्टेंस करते रहेंगे, ये कटते रहेंगे कटते रहेंगे, तो इसकी बॉडी ऑर्गन क्या होती है, बनती हुई चली जाती है। ठीक है ना। ये तो रहा हमारा क्या, पुनरुद्भवन। अगले पॉइंट की बात करें तो पुनरुद्भवन के बाद मेरा आता है जिसको कहते हैं खंडन। खंडन मतलब हुआ फर्मेंटेशन। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियां, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम भी परिभाषा के रूप में जान लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये भी हम जान लेते हैं, उसको लिखकर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये आपके पास है खंडन। पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थिति, क्या दिया मैंने, अनुकूल परिस्थिति, यहाँ पे आपको परिस्थितियों में स्पाइरोगायरा हो गया। इंपॉर्टेंट देखो माय डियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको शार्ट में उसको हम एक एक एग्जाम्पल के व्यू दिखा देंगे, आपको एग्जाम्पल के रूप में उसको अलग से नोट डाउन करवा देंगे, और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको सारे आपको मर्ज मिलेंगे, वीडियो पूरी की पूरी राइटिंग मर्ज मिलेगी। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक है ना भैया। चलो, तो हम क्या देखने वाले हैं, बात ये कर रहे हैं कि हम जो हो रहा है कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगायरा हो गया। माय डियर ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल है। अगला है यूलेथ्रिक्स। आदि तंतुमय शैवालों तथा कवकों के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नए तंतु बनाता है। जैसे भैया ये आपके सामने मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा का। किसका एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा का। आप देख रहे हैं एक इसका ये खंडन है, एंड ये खंडन है, एंड ये खंडन है। ठीक है ना। अब ये खंडन क्या करता है, यहाँ से बीच से क्या होगा, अवरुद्ध होगा, टूट जाएगा, यहाँ से भी टूट जाएगा, एंड यहाँ से भी टूट जाएगा। टूटने का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या होंगे, ये केंद्रक दिखाई पड़ रहे होंगे इसमें। ठीक है ना। तब ये धीरे धीरे क्या होंगे, क्योंकि ये रिजनरेट होते रहते हैं ना, ऑटोमेटिक ये टूट जाएंगे। और टूटने के बाद इनकी बॉडी से इसमें तीन खंड आपको देखने को मिला। तो ये जैसे एक इधर दिखाई पड़ रहा है, एक इधर दिखाई पड़ रहा है, एंड एक इधर दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये अपनी बॉडी को क्या करते, तोड़ देते हैं। क्या कर देते, तंतु के रूप में बनाते हैं, जिसके अलग अलग प्रकार का क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खंडन। अर्थात जनक के शरीर से क्या हो जाए, खंडन, या किसी ऐसे बोल सकते हैं जनक के शरीर का खंडन होकर नए जीवों के रूप में क्या हो जाए, रूपांतरण हो जाए, या उसका निर्माण हो जाए, उसे कहते हैं खंडन। क्या कहते हैं भैया, खंडन कहते हैं। ठीक है ना। अगले पॉइंट व्यू की बात करेंगे तो मेरा आता है बीजाणु जनन, जिसे कहते हैं स्पेरुलेशन। क्या कहते हैं, स्पेरुलेशन। ठीक है। तो ये आपके सामने है स्पेरुलेशन, यानी कि बीजाणु, क्या मैंने दिया है, मैंने कहा है
ध्यान देना, बीजाणु एक कोशिका, मैंने दिया है बीजाणु एक कोशिका पतली भित्ति वाली आगुणित, क्या मैंने दिया, आगुणित आलैंगिक जननकाय है, ठीक है ना। ये केवल प्रतिकूल, क्या मैंने दिया, ये केवल प्रतिकूल, एक मिनट, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया, दैट इज एग्जाम्पल पे ध्यान रखना, दिस इज, ये क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, शैवाल है, कवक है एंड ब्रायोफाइटास हैं तथा ट्रेडोफाइटा है। जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, बैक्टीरिया हुआ, शैवाल हुआ, कवक हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, ट्रेडियोफाइटा है, तो अगर जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप 11th की वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें से हम अभी आपको, मतलब आप हमारे वीडियो पर 11th का चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी है, जिसमें से हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास, जिनको इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है तो वो 11th क्लास की वीडियो को जाके ओपन करें, जिसमें से प्लांट किंगडम के नाम से वीडियो है, उस पर आप जाकर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर इन सारी चीज़ों का डिटेल मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो हम बात करें ट्रेडोफाइटा में बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलते हैं और अनुकूलन स्थल पर अंकुरित होकर नए पौधे बना लेते हैं, इसको कहते हैं स्पोलेशन। कहने का अर्थ हुआ, क्या कहते हैं, जनक के शरीर से क्या हो जाना, जनक के शरीर से किसी भी क्षेत्रफल में बीजाणु, यानी कि यहाँ पे दिया क्या, बीजाणु दिया ना, इसके सीड का क्या हो जाए, कहीं किसी क्षेत्र, मान लेते हैं जैसे आपका होता है पेनिसिलिन, क्या होता है पेनिसिलिन की एग्जांपल की बात कर लेंगे। तो अगर मान लो कि ये हमारा पेनिसिलिन है, दैट इज अ पेनिसिलिन है, तो इसके छोटे छोटे क्या हैं, बीज हैं। तो इसका जो बीज होगा ना, किसी पृथ्वी यानी कि किसी अर्थ पर पड़ेगा, वहां से एक नया, फिर वहां से एक नया, फिर वहां से एक नया। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति वाली गुणित का एक जन, ठीक है ना, ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, पैराफाइटा तथा ट्रेडोफाइटा में बनते हैं। परिकिरण द्वारा, परिकिरण का मतलब समझते होंगे ना, परिकिरण द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलते हैं और अनुकूलन स्थल पर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, ये तो थे आपके क्या, ये आपके थे अलैंगिक जनन के अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी कृत्रिम कायिक जनन की। किसकी बात होने वाली भैया, कृत्रिम कायिक जनन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट ऑर्गन के बारे में ध्यान देंगे। तो पौधे में मैंने एक पहले दे दिया है कि जो हमें ध्यान देना है, जीवों में जनन पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट ऑर्गन। तो पहले तो ये ध्यान देते हैं कि इसको कहते क्या, पौधे में इस प्रकार का जनन मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है। मैंने पहले भी कह दिया क्योंकि आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, जो नेचुरल ना हो। पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्यों द्वारा स्वयं कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग व गूटी द्वारा एक पौधे से कई पौधे क्या करते हैं, बनाते हैं। जिनमें से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के भी टाइप दिए थे, यानी कि कुछ प्रकार बताए थे, जैसे कलम लगाना, कटिंग कर, फिर मैंने कहा था लेयरिंग करना यानी कि दाब लगाकर, फिर मैंने आपको बताया था गूटी बांधना यानी कि स्टेम ट्राप गूटी की बात की थी, फिर वहाँ पे आपका था पैबंद लगाना यानी कि रोपण ग्राफ्टिंग करने की बात हुई थी, फिर वहाँ पे आपको बताया गया था पेबंद लगाना या रोपण यानी कि फिर यहाँ पे ग्राफ्टिंग होगी। तो सो ऑन टाइप्स होंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम इस आर्टिफिशियल का जो मूवमेंट है, पहले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ने वाले भैया कलम लगाना। क्या करना, कलम, यानी कि कलम लगाकर हम किस प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन करवाते हैं वो ध्यान में देंगे, ठीक है। चलो तो उस पर ध्यान देते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। जी भैया, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, देखिए आपको सामने यहाँ पे ये पॉइंट व्यू आपका पढ़ा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ेंगे कलम लगाना। कलम लगाना क्या करना भैया, कलम लगाना। तो कलम लगाने की जो बातें हो रही हैं उस पर ध्यान देते हैं। दिया गया है अच्छे, क्या दिया गया भैया, अच्छे विकसित और पुराने पौधे।
क्या दिया है मैंने, अच्छे विकसित और पुराने पौधे, क्या करना है, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलिका युक्त, क्या दिया है, लंबी कलिका युक्त शाखाओं को काटकर, क्या करना, शाखाओं को काटकर, जिन्हें कलम कहते हैं। अभी मैं कुछ देर बाद फिर से बताने वाला हूँ क्या मतलब है। कहते हैं को भूमिगत में गाड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद पर्व संधि इंटरनोड से अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इनकी कक्षस्थ कलिकाएं बढ़कर नए पौधों को जन्म देती हैं। कहने का अर्थ क्या है भैया मेरे, कलम लगाना। जैसे मान लो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है ना भैया। अब इस पर इसको हमें क्या करना है, ऐड करना होगा। सपोज टू डैट कि ये मेरा एक प्लांट हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, कलम लगाया, यानी कि इसको मैंने कलम किया है। जैसे आपको बता दें, गुलाब का पौधा, किसका पौधा, गुलाब का पौधा, इसका एग्जाम्पल आपको सबकी को पता है। तो वो भी पौधे कैसे होते हैं, कलम वाले होते हैं। कैसे होते हैं, कलम लगाने वाले होते हैं ना। तो ये हमारी बातें क्या हो गई, कलम लगाना यानी कि कटिंग करना। मेरा ऐसा प्लांट होगा, इसमें मैंने कलम बनाया, फिर इसको हमने रिजनरेट करवा दिया और इसको मैंने पृथ्वी यानी कि भूमिगत में गाड़ दी, जिसके कारण आफ्टर देन इसमें क्या होंगे, वो कक्षस्थ कलिका के रूप में बाहर निकलेंगी, ठीक है ना। तो ये जैसे आप गन्ना भी पता होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कलम विधि। अगले पॉइंट की बात करेंगे जिसमें से नाम आता है लेयरिंग, डेट मीन्स दाब लगा। यहाँ पे मैंने दिया है लेयरिंग की मतलब इस विधि, क्या दिया है मैंने, इस विधि में कठोर तने वाले भाग को, क्या मैंने दिया, इस विधि में कठोर तने वाले पौधों का शाखा के कुछ भाग से छाल को छील कर, क्या कर कर, छाल को छीलकर उसको झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद उससे जड़ें निकल जाती हैं। इस शाखा को मातृ पौधे से काट कर अलग कर लेते हैं और नए पौधों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप सुने होंगे माय डियर, बेर सुना होगा, ठीक है ना। तो बेर कैसा होता है, आप देखे होंगे ना, बेर जैसे कहीं गिर जाता है ना, से गिर जाता है और हम मान लो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। मान लो आपने ऐसा नहीं किया है, मैंने एग्जाम्पल दिया बेर का। मैंने ये बताया जो बेर होती है, बेर कभी गिर जाता है तो अगर वो किसी पृथ्वी की सतह से ऐड होकर यानी कि जुड़ जाती है, तो आफ्टर देन देखते हैं वहां से एक नई शाखा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो डैट मीन्स ये हुआ दाब लगाने का मतलब किसी भी पौधे की क्या करने, तने को लेकर उसको मिट्टी के साथ दबा देने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, दाब लगाना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया भी, इधर देखिए, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये पादप, ये जो प्लांट बना है, तो इसकी टहनियों को हम क्या कर रहे हैं, दबा दिए हैं। और दबाने के बाद ये देख रहे हैं कि इसमें क्या निकल रहा है, ये आपकी सिस्टम्स यहाँ पे बाहर दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है ना भैया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गए हमारे क्या, दाब लगाना। अगले पॉइंट पर आता है जिसको कहते हैं गूटी बांधना। गूटी बांधने का क्या मतलब, इस विधि में पौधे की शाखा का छाल काटकर युक्त मिट्टी लगाकर उसे टाट लपेट दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम इसको क्या करेंगे, परिभाषा के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये देखिए, इस विधि में पौधे की किसी शाखा को छील कर, ठीक है ना, खाद युक्त मिट्टी, क्या मैंने दिया यहाँ पे, ये खाद है भैया, ठीक है ना, खाद युक्त, दैट इज सॉरी, दिस इज एक्सपेंशन, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्या मैंने दिया, ये आपका खाद है, ठीक है ना, खाद युक्त मिट्टी लगाकर उस पर टाट लपेट दिया जाता है। टाट लपेट का मतलब पॉलीथीन भी मान सकते, कुछ भी मान लीजिए, लपेट दी जाती है मिट्टी को नम रखने के लिए एक घड़े में छेद करके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। घड़े में छेद करके, क्या किया मैंने, घड़े में छेद कर कर इसके ऊपर लटका देते हैं। घड़े के छेद से रस्सी का टुकड़ा निकालकर गूटी से लपेट देते हैं। क्या कर देते हैं, गूटी से लपेट देते हैं।
कूटी से लपेट देते हैं। कुछ समय बाद इसमें आपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। इस शाखा को गूटी के निचले भाग से काटकर मिट्टी में लगाने पर नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके माध्यम से, जो मैंने आपका यहाँ पे चित्र बनाया है। ठीक है ना जी भैया। अगला पॉइंट मेरा आता है जिसको कहते हैं पैबंद लगाना या रोपड़ करना। तो ध्यान में रखना माय डियर, जो अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं भैया, अगले पॉइंट की जिसकी बात, जैसे कि हम क्या बता रहे हैं अगले पॉइंट में, जैसे मैंने क्या कह दिया था कि कृत्रिम कायिक जन्म, ठीक है ना, कृत्रिम कायिक जन्म, सॉरी मैंने क्या कहा, कृत्रिम कायिक जन्म, जो हम आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं उसमें एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, उसका नाम है पैबंद। क्या नाम है भैया, पैबंद। पैबंद लगाना, क्या करना, पैबंद लगाना, या इसको हम एक में बोल सकते हैं, या करके जान सकते हैं रोपड़ लगाना या रोपड़ करना। ठीक है ना, रोपड़ की बात हो रही है। अच्छा, इसकी इंग्लिश की अगर बात करें तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में जानना चाहें तो इसको कहते हैं क्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, डेट इज क्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्राफ्टिंग। मतलब क्या है इसका, तो ध्यान दे दो माय डियर, इसका अर्थ क्या, सीधा सीधा अर्थ अगर हम जानना चाहें, सीधा सीधा इसका मतलब जानना चाहें तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो हम ये इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब जरा ये से देखते हैं, मतलब ये देखेंगे कि इस विधि में घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म में बदला जाता है। सीधा सीधा मतलब मैंने क्या कह दिया, सीधा अर्थ ये निकल के आ गया, मैंने ये बता दिया आपको कि इस विधि में हम जान सकते हैं, इस विधि में इस विधि में घटिया, क्या दिया मैंने, घटिया किस्म के किसके पौधे को उत्तम किस्म में बदला जाता है। क्या होता है, बदला जाता है। ओके, अच्छा ये तो मैंने देख लिया, बदला जाता। अच्छा, आगे की यदि बात करें तो इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जी बिल्कुल प्रकार होते हैं। अगर हम प्रकार की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, इसके 3 प्रकार होते हैं, 1, 2 एंड 3। पहले प्रकार को कहते हैं कसारोपण, दैट इज पहले को कहते हैं कसारोपण। देखो आइडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ना लगे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बोर हो रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप बहुत ही माइन्यूटली वैसे इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। एक और दूसरे पॉइंट की यदि बात करें, दूसरा मेरा कहलाता है जिसको कहते हैं स्फान रोपण। क्या कहते हैं, स्फान रोपण। ठीक है, और अगर हम तीसरे की, यानी कि तीसरा नंबर जो हमारा है, जो मेरा तीसरा पॉइंट कहलाता है, उस तीसरे की अगर बात करें तो उसे कहते हैं कलिका रोपण। क्या कहते हैं, कलिका रोपण कहते हैं, कलिका रोपण कहते हैं। अच्छा चलो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं भैया। अगर इसी इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, कसारोपण क्यों कहते हैं, इसको वाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, WHIP। ठीक है ना, वाइप क्राफ्टिंग कहेंगे। ठीक है ना, अगर हम बात करें इस्फान की तो इस्फान को कहते हैं वेडेज, WEDGE, क्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लास्ट की बात करें तो इसको कहते हैं वर्ड क्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, वर्ड क्राफ्ट। ठीक है ना, ये तो शेष बातें जो थी आपको मैंने क्या कर दिया, बता दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मैंने कहा, कृत्रिम में इस विधि में घटिया किस्मों के पौधों को उत्तम किस्म में बदला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैबंद रोपण कहते हैं। ठीक है ना, इसके 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया। अब क्या होने वाला है कि जो मेरा काशारोपण है, जो इसके स्पेशल मूवमेंट है, यानी कि वाइप
किसे कहते हैं। तो इसके बारे में जरा देखते हैं, इसका मतलब जरा सीखते हैं। ठीक है, सीखने का मतलब क्या है, जानेंगे तभी तो कुछ समझ पे आएगा ना। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें, थोड़ा जानना चाहें, तो कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सॉरी, दैट इज सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, लिख सकते हैं इस, लिख सकते हैं इस विधि में घटिया जाति के पौधे, क्या दे सकते हैं, इस, जी भैया, हमने क्या दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस विधि में घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने। ठीक है ना, तिरछे कटे हुए का मतलब यही जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये बातें हो गई। ठीक है ना, पर उत्तम जाति के पौधे की तिरछी कटी शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़कर डोरी से बांध दिया जाता है। ठीक है ना, जोड़ पर कवक व जीवाणु के प्रवेश को रोकने के लिए पिघले मोम का लेप कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद ये दोनों परस्पर जुड़कर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे आपको यहाँ पे भी इस चित्र के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलो अगले पॉइंट पर क्या देखेंगे, स्थानरोपण विजिट ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, तो इस पर फोकस कर। तो भैया स्थान रोपण में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें घटिया, यहाँ पे एक ध्यान में रखना भैया, जैसे ये आपका पॉइंट व्यू हो ना, तो यहाँ पे ये जो होगा इसकी स्टाइल वी आकार की होगी, ये ध्यान में सिर्फ रखना, वी आकार की। स्थान रोपण अगर कोई पूछ ले, ऐसा रोपण जो वी आकार के साथ किसी चीज को अटैच कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं स्थान रोपण। तो इसमें घटिया जाति के पौधे के स्कंद में वी आकार की खांच बनाकर उत्तम जाति के पौधे को उसके अनुरूप काटकर स्कंद किया जाता है या उसकी खांच में ठीक प्रकार से फंसाकर डोरी से बांध दिया जाता है। इस जोड़ पर सुरक्षा के लिए पिघला मोम लगा दिया जाता है, जो कुछ दिनों के बाद नए पौधे क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया। अगला मेरा रोपण ये है कि एक वृक्ष के तने पर, यानी कि दूसरा है कलिका रोपण बडिंग। एक वृक्ष के तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लगाते हैं। इसमें एक अच्छी जाति के पौधे की कलिका को सावधानी से फंसाकर डोरी से बांध देते हैं तथा इस स्थान को पिघली मोम से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात यह कलिका दूसरे पौधे से जुड़ जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अगला पॉइंट में आता है, अगले पॉइंट पर विचार करेंगे, यानी कि अगला जो इसका प्रकार है उसको कहते हैं शाखा बंधन। शाखा बंधन क्या है, तो शाखा बंधन किसे कहते हैं, शाखा बंधन इंड्रेचिंग का मतलब हुआ एक गमले में साधारण जाति के पौधे उगाकर उसे अच्छी जाति के पौधे के पास रखकर दोनों की शाखाओं की छाल हटाकर एक दूसरे के साथ बांधकर उसे लेप चढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, चढ़ा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं, शाखा बंधन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने पर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो माय डियर ये तो हमने क्या सीखा, तो माय डियर हमने क्या सीखा, हमने ये सीख लिया अलैंगिक जनन, और हमने क्या सीख लिया, हमने दूसरा पॉइंट जो था, यानी कि जो मेरा पॉइंट टू पॉइंट था, उसमें हमने सारी की सारी बातों पर क्या कर लिया, विचार कर लिया। और विचार करने पर हमने क्या देखा, पहला मेरा था अलैंगिक, दूसरा था कायिक, तो विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन के बारे में देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कायिक जनन के प्रकार में, तो प्राकृतिक और कृत्रिम देखा। फिर मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में देखा, दैट इज ग्राफ्टिंग के बारे में, कलिका रोपण के बारे में, कलम लगाना एंड दाब लगाना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, आज हमने सीख लिया। ठीक है भैया, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले, अब हमारा यहाँ, अब जो आज की, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया था कि जो लैंगिक है, जो लैंगिक जनन है, यानी कि जो लैंगिक जनन की बात होगी वो मेरे भाग 3 में पढ़ेंगे, यानी कि
लैंगिक जनन जो होगा वो भाग 3 के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और एक बात और ध्यान में रखें, आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ फाइल क्या होगा, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी और इस पीडीएफ फाइल के साथ उस यूट्यूब पर, यानी कि जो यूट्यूब है उस चैनल पर लिंक्ड होगा, यानी कि मर्ज होगा। तो आप उस पीडीएफ को ओपन करके आसानी से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपियों में, अपनी उत्तर पुस्तिका में, और आपका नोट्स आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका वीडियो, आपका ये जो क्लास थी यहीं तक थी। आज के लिए ये समाप्त हुआ, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसको अच्छे से पढ़ें और आप अपने आप की उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन करते चलिए। कोई भी समस्या होती है किसी प्रकार के सब्जेक्ट से तो आप उस पर क्या करें, कांटेक्ट करें। और आपकी जो भी प्रश्न है, किसी प्रकार का प्रश्न है दैट जीव विज्ञान से किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, दैट इज़ अ 9161 पर क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। किसी प्रकार के प्रश्न का आपको उत्तर जानना है तो आफ्टर देन इस पर मैसेज करें और आपको कुछ देर के बाद उत्तर मिल जाएगा। सो धन्यवाद।